आइए, करंट जीके में आज हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर चलेंगे। कुछ टॉपिक्स भी है। आप ये ध्यान दें कि जो वन लाइनर होते हैं उनको वन लाइनर की तरह पढ़ना है, और जिनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है उनको डिटेल में लेके चलना है। इसके साथ साथ इसमें अपने को स्टैटिक जीके का पोर्शन जोड़कर चलना है। आप जानते हो, अब आपके लिए 100 दिन का एक टारगेट है। एसएससी का कैलेंडर जारी हो गया है। अब ये कैलेंडर जारी हो गया है तो लगभग मुझे लगता है 100 दिन के आसपास ही आपके पास टाइम है इतना। तो इसको स्ट्रेटजी के रूप में लेके चलें, एक रणनीतिक रूप से लेके चलें, ताकि हम 100 दिन को 200 दिन में कैसे कन्वर्ट कर दें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। आ जाइए। प्रति व्यक्ति आय का नाम सुना होगा, और आपने ये देखा होगा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब विकसित भारत के लक्ष्य को यदि हमने पूरा करना है तो हमारी जो वृद्धि दर है वो कितनी रहनी चाहिए, ताकि हम 2047 तक विकसित भारत के रूप में शामिल हो सकें। तो बकायदा वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि हमारी वृद्धि दर 7.8% यदि रहती है तो हम 2047 तक उच्च आय दर, हाई इनकम रेट वाले देशों में शामिल हो जाएंगे। उच्च आय दर, समझ गए? मतलब ऐसा देश जिसके इनकम की जो रेट है वो हाई है, वो शामिल हो जाएंगे, उसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें 7.8% की वृद्धि दर रखनी होगी। ये बात कही है वर्ल्ड बैंक ने। तो छोटी मोटी बात तो है नहीं, वर्ल्ड बैंक ने कही है। तो हेडिंग डाल दीजिए, विकसित भारत का लक्ष्य वर्ष। यह आपके एग्जाम में आ भी चुका है। ये है 2047। 2047 आप जानते हो कि 2047 में भारतीय आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे। इसमें लिख दीजिए, भारतीय आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण। क्लियर? अब यदि हमने ये लक्ष्य हासिल करना है तो बहुत सारे हमको काम ऐसे करने पड़ेंगे ताकि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उनमें से एक है कि हमारी इनकम हाई होनी चाहिए। तो उच्च आय दर, हाई इनकम रेट, यदि हमने प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो वृद्धि दर रखनी पड़ेगी 7.8% रखनी होगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छुपा हुआ क्वेश्चन होता है, मैं बता दूंगा कैसे। वर्ल्ड बैंक के अनुसार, वर्ल्ड बैंक के अनुसार आपसे क्वेश्चन यहां पर इस तरीके से डिजाइन होगा कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार कितनी वृद्धि दर रखी जाए कि हम 2047 तक उच्च आय दर वाले देशों की सूची में शामिल हो जाए, या हाई इनकम रेट को हम प्राप्त कर लें। तो ऑप्शन में दे देगा 7.6, 7.5, 7.9, 7.8, इस तरीके से। तो आपको ये एक्यूरेट स्थिति आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे इसमें। क्लियर?
औसतन औसतन है ये, ठीक है ना, 7.8%। औसतन का मतलब समझ गए? औसतन का मतलब समझ गए? कई बार हो सकता है 7.7 भी हो जाए, कई बार हो सकता है फिर 7.10 भी हो जाए, ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से ये आपको करना पड़ेगा। अब यहां पर आपको हल्की सी जानकारी वर्ल्ड बैंक के बारे में होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, चलिए, विश्व का बैंक है ये। 5 संस्थाओं का एक रूप वर्ल्ड बैंक कहलाता है। आपको इकोनॉमिक्स के अंदर ये बातें करवाई जाती है, और यहां पर सिर्फ आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि इसकी जो स्थापना हुई थी, बताएगा कोई इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की। और एक आपको ये ध्यान रखना है इसका हेड ऑफिस क्या है, और इससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है। ये आपके एग्जाम में आ भी चुका है। बताइए, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? कोई बात नहीं, लिख दीजिए 7 जुलाई 1944 को। 7 जुलाई 1944 को। आइए, इसका जो हेड ऑफिस है ये है वाशिंगटन डीसी। आप जानते ही हो अमेरिका की राजधानी है ये वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। स्टैटिक जीके के पोर्शन के तहत आपको इस वाशिंगटन के बारे में ये जानकारी होनी चाहिए, वाशिंगटन डीसी के बारे में, कि ये किस नदी के किनारे है। ये जो है पोटोमेक नदी के किनारे है। नाम से ही पता लग रहा है वर्ल्ड बैंक है। तो जो इसके सदस्य देश है, ध्यान रखें, सदस्य देश और किसी को नहीं, सदस्य देशों को ये ऋण देने का काम करता है। अब उसकी अलग अलग कैटेगरी हो जाती है, वो एक अलग बात है। किसी को कम ब्याज पर देता है, किसी को ज़्यादा ब्याज पर देता है। ऐसे कई चीज यहाँ पर विंडो बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर आपके सामने फिर एक क्वेश्चन उभर कर आ जाता है कि इसके सदस्य कितने हैं, टोटल मेंबर, सदस्य देश कितने हैं। ध्यान रखना, इसके सदस्य देश है 189। 189 इसके सदस्य देश है। एक आधारिक जानकारी दे रहा हूं आपको, वैसे नहीं। और अध्यक्ष वाला क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है आपके शायद वीडियो वगैरह में, या एक एग्जाम ये आपका कौन सा होता है, सीईटी, इस टाइप में पूछा जा चुका है, जहां तक यदि मैं गलत नहीं हूं तो। अजय बंगा टिक कर दीजिए, भारतीय मूल के हैं ये। अजय बंगा यहां के प्रेसिडेंट है ये। अजय बंगा को टिक कर लीजिए, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए, चलो, अब मेरा जो नेक्स्ट है वो अपडेशन के रूप में है। इकोनॉमिक्स आप कर चुके हो। इकोनॉमिक्स में हम
जो सार्वजनिक कंपनी है, हमारी जो सरकारी कंपनी है, ऐसे समझ लीजिए, सरकारी जो कंपनियां हैं वो निजी क्षेत्र की तरह काम करें, उसके लिए हम उनको कुछ क्या है, रियायतें देते हैं। रियायतों का मतलब ये होता है कि ये इतने तक खर्च कर सकते हैं, इस तरीके से हम करते हैं। इन्हें नाम दिया जाता है मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न। इनके अपने अपने क्राइटेरिया हैं। टर्नओवर कितना हो, शुद्ध लाभ कितना हो, यह आपको सारा इकोनॉमिक्स में बताया हुआ है कि यदि 5,000 का शुद्ध लाभ होता है पिछले 3 वर्षों में, तो उसको नव रत्न की श्रेणी में शामिल कर लिया जाता है। इसी तरीके से महारत्न होता है। ये सब आपको इकोनॉमिक्स में कराया जा चुका है, लेकिन अब एक नया ऑपरेशन आया हुआ है, नवरत्न। इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। ये जो नवरत्न बन गई है, ये है अब आपकी 26। तो जहां आपको इकोनॉमिक्स में मैंने नवरत्न महारत्न कराया हुआ है, वहां पर जाके इसको अपडेट करना है। अब यदि उस टॉपिक में पढ़ाने लग जाऊं तो बहुत वक्त लग जाएगा, फिर इसी पे आ जाएगा। वहां आपको बताया हुआ है मैंने, वहां आपने अपडेट करना है कि नवरत्न जो है ये 26 है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी जानकारी इस तरीके से होनी चाहिए कि ये 25वीं और 26वीं कंपनी कौन सी है। दो नई कंपनी शामिल। ये कौन कौन सी है, यहां मैं लिख देता हूं। एक तो 25वीं और एक 26वीं। लेटेस्ट वाला पूछा जाएगा, लेटेस्ट वाला पूछा जाएगा, ध्यान रखना। ये है IRCTC, IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये है। अब जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये अपने आप में। जो स्पेशली रेलवे की तैयारी, रेलवे के लगभग सभी बच्चे एसएससी रेलवे का फॉर्म सबमिट करते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। ये इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये 25वीं नवरत्न है। और 26वीं जो है ये है IRFC, 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 इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये रच बस जाना चाहिए, आपके ध्यान रखना। विशेष रूप से वो जो रेलवे से संबंधित तैयारी करते हैं, उनके तो आने के पूरे पूरे चांस बन जाते हैं। ये ध्यान रखें ये चीजें। चले, हल्की सी बात बता देता हूं। 3 वर्षों में जो शुद्ध लाभ है, ठीक है ना, लगातार
5,000 करोड़ का, ध्यान रखें 5,000 करोड़ का। और 3 वर्षों में औसत टर्नओवर, टर्नओवर समझते हो, सारा जो लाभ वगैरह जो पैसा लगा, कर्मचारियों को दिया, सारा टर्नओवर जो आ गया इनके पास, क्योंकि ये तो देखो लाभ होता है, समझे ना बात को। अब जैसे मान लीजिए मैं संस्थान चलाता हूँ तो बिजली का खर्चा है, समझे ना बात को, समय लगता है, मेहनत होती है, वो सब खर्चा इस वो टर्नओवर के अंदर आ जाता है। औसतन ये है 25,000 करोड़, 25,000 करोड़। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखें, इसमें गड़बड़ी मत कर देना बिल्कुल भी। एक महारत्न कंपनियां होती है, उस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन उसमें अभी कोई नया अपडेशन नहीं है। लेकिन 14वीं महारत्न कंपनी, जिसको कि 2024 में शामिल किया गया था, वो महत्वपूर्ण है। यहां मैं बता देता हूं, नोट डाल के लिख देना, महारत्न, महारत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां। अब देखिए ये जो महारत्न कंपनियां हैं, इस महारत्न कंपनियों में सबसे बड़ी खास बात यही है कि इनमें वही कंपनियां होती है जो नवरत्न कंपनियां होती है। मतलब महारत्न कंपनियों का दर्जा उन्हीं कंपनियों को दिया जाएगा जो कि पहले नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त कर चुके। ये सबसे खास बात होती है। और टर्नओवर, लाभ वगैरह ये तो देखे चलते रहते हैं। महारत्न कंपनियां जो है ये 14 है, 14, ठीक है ना, 14। और जो 14वीं कंपनी है ये कौन सी है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये बहुत महत्वपूर्ण वन लाइनर है, ध्यान रखना ये। हालांकि देखो नवरत्न महारत्न के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, मिनी रत्न के बारे में भी आपको जानकारियां होनी चाहिए। मैंने एक अपडेशन करवा दिया है आपको। तो मई 2025 तक भारत में कुल कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, 26, समझ गए ना। और महारत्न कितनी है, 14। अब इसमें 25वीं और 26वीं नवरत्न कंपनी जो कि अभी मार्च अप्रैल में शामिल की गई है, तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। आपसे पूछ लेगा कौन सी है कौन सी नहीं है ये। इसी तरीके से नवरत्न कंपनी जब ये HAL को मिला था तब ये क्वेश्चन आया भी था, तो आपको इसको महत्वपूर्ण के अंदर शामिल करना है। क्लियर। आइए अब एक अपडेशन और है अपने पास कि सुप्रीम कोर्ट में नए CJI कौन है, जस्टिस BR गवई। क्लियर। ये मैंने आपको करवा दिया था, याद कीजिए, पूरा इन्हीं पर एक लेक्चर मैंने आपको दिया था कि ये भारत के 52वें CJI है। ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान रखें। और भारत के
दूसरे दलित सीजीआई है। पहले जो है ये है केजी बालाकृष्णन, केजी बालाकृष्णन। ये मैंने आपको बता दिया था, लेकिन नई क्या बात है? नई ये बात है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में एक नए न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में एक नए न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। उनका नाम है जय माल्या बागची, जय माल्या बागची, जय माल्या बागची। अब ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। ये नहीं पूछेंगे कि न्यायाधीश कौन से न्यायाधीश बने, उसकी जगह तो यही ले लेंगे। समझे ना बात को? महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो जय माल्या बागची की जो नियुक्ति हुई है, इसके साथ ही यहां पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई है। अब यहां आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? 2 मिनट रुक जाइए, मेरी बात को थोड़ा सा मुझे बताने दीजिए। इसमें क्वेश्चन आपके ऐसे बनते हैं, यहाँ 2-3 चीज, 1-2 बातें मैं रिपीट और करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको अपनी बात बता दूं। इधर देखो एक बार, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हैं? ठीक है, ये जब भी आपके क्वेश्चन आएगा आपको स्थिति देगा। जैसे आपसे कह देगा, आज की डेट में कहूं तो मई 2025 की अंतिम स्थिति, क्योंकि भरोसा नहीं है ना, हो सकता है जून में कोई इस्तीफा दे दे। समझे ना? एक क्वेश्चन ये, वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? सीजीआई न्यायाधीश ही होता है, मैंने पहले ही आपको बताया। एक क्वेश्चन ये बनता है, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम, इसके लिए एक शब्द और इस्तेमाल किया एग्जामिनर ने आपके लिए, वो है स्वीकृत। अधिकतम या स्वीकृत कितने न्यायाधीश हैं? अब यहां कुल शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, अधिकतम में कुल आ गया, कितने न्यायाधीश हैं? अब देखिए, यदि अधिकतम की बात करें अपने, तो अधिकतम में तो देखो ये आता है कि इससे ऊपर नहीं हो सकते। यदि इससे ऊपर करना है तो ये अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या को परिवर्तित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास होता है। तो अभी तक संसद ने जो भी नियम बनाकर, कानून बनाकर जो भी डिसाइड किए हैं, वो टोटल कितने न्यायाधीश हैं? क्योंकि ये संसद ही करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, उस समय कुल न्यायाधीश जो थे ये 8 थे। मतलब 1 + 7 = 8। 1 का मतलब क्या है? सीजीआई। ये जानबूझकर आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके अंदर ही होते हैं ये। वर्तमान का मतलब क्या है? आज क्या है। ये बात मेरी समझ रहे हो ना? क्योंकि बेटा यही गलतियां होती है हमारी, यही गलतियां होती है। जैसे यहीं पर एक क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया है, रिपीट भी करूंगा, कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है ना? दूसरा आपसे पूछता है इसका उद्घाटन कब हुआ? दोनों क्वेश्चन है ये, और अलग अलग आंसर है इसके, और दोनों आए हुए हैं। समझे ना बात को? तो 4 क्वेश्चन हमारे सामने आ गए। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, क्लियर? और उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। ये ध्यान रखना, इनॉग्रेशन।
समझ में आई जी बात सारी। अब सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश है मई 2025 की अंतिम स्थिति के आधार पर? ये है 33 33 है ये, समझे ना? तो इनको हम कैसे लिखेंगे? 1+32, समझ गए? एक का मतलब क्या है? CJI। और अधिकतम कितने हैं? 34, 1+33। ये अपडेशन आपके पास होना चाहिए। हालांकि मैं मानता हूं ये क्वेश्चन कम आता है, लेकिन ये कई बार आया भी हुआ है। ये तो देखिए सदाबहार क्वेश्चन है, इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। लेकिन शब्दों के हेर फेर में यदि हो गए तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि जब ये न्यूज़ अखबार में आई तो इस अखबार में एक लाइन ऐसे थी कि अब सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश की ही कमी है। क्या मैं सही कह रहा हूं? समझे ना? सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश की ही कमी है। अब अपडेशन तो देखिए होता ही होता है। अब यदि आप भूल गए, पता लगा कोई रिटायरमेंट हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। क्लियर? ये संख्या अभी नहीं बदलेगी, बदलेगी तब पूरा हो हल्ला होगा, हेडलाइन होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उतार लीजिए इसको जल्दी जल्दी फटाफट। चले आइए नेक्स्ट चलो। तुहिन कांत पांडे का नाम सुना है? तुहिन कांत पांडे, तुहिन कांत पांडे, बताइए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट आ जाइए। तुहिन कांत पांडे, ये जो है सेबी के 11वें अध्यक्ष हैं। सेबी के 11वें अध्यक्ष है ये। क्लियर? अब अकेला इससे काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। 11वें अध्यक्ष है और इनका जो कार्यकाल रहेगा ये रहेगा 3 वर्ष। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इन्होंने माधवीपुरी बुच का स्थान लिया है। ये वाला क्वेश्चन आपके आ चुका है, ऐसा नहीं आया कि किन्होंने स्थान लिया है, माधवीपुरी बुच पे क्वेश्चन आ चुका है। ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। शेयर मार्केट में धोखाधड़ी के मामले में इन पर केस चला था, ठीक है ना? इनके खिलाफ याचिका दायर की गई थी, केस दायर किया गया था, तब ये चर्चा में रही थी। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, ये शेयर मार्केट धोखाधड़ी के मामले में चर्चा में रही। चर्चा में रही है।
चलें, आइए। सेबी के बारे में वैसे देखिए आपको बताया हुआ है। शेयर मार्केट के संबंध में आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। शेयर मार्केट में एक शब्द होता है तेजड़िया, मंदड़िया, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि तेजड़िया और मंदड़िया का संबंध किससे है? शेयर मार्केट से। बहुत बार आया हुआ है ये तेजड़िया मंदड़िया, शेयर मार्केट का तेज होना, शेयर मार्केट का धीमा पड़ना, ये सब। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। मैं अभी शेयर मार्केट की बात करने नहीं जा रहा हूं। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एंड विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना के संबंध में मैंने अक्सर लोगों को कंफ्यूज देखा है। स्थापना ध्यान रखना 88 में हुई थी और इसको जो लीगल स्टेटस प्राप्त हुआ था, लीगल स्टेटस, एस्टेब्लिशमेंट तो हुआ था इसका 88 में, और जबकि इसको लीगल स्टेटस जो प्राप्त हुआ था ये हुआ था 1992 में। तो अक्सर बच्चे क्या है इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग की ऐसी कोई बात नहीं है। वैधानिक दर्जा मतलब इसे जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया, लीगल स्टेटस का मतलब ये होता है। हेड ऑफिस जो है ये है मुंबई, आप जानते हो महाराष्ट्र की राजधानी है। पहले अध्यक्ष, आजकल इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े बनने भी लग गए हैं। पहले अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष ध्यान रखना, इसके जो पहले अध्यक्ष है ये है S.A. दवे, S.A. दवे। चले, अब ये जो तुहिन कांत पांडे हैं, ये जो सेबी के अध्यक्ष बने हैं, ये भारत के पूर्व वित्त सचिव, फिनेंस सेक्रेटरी रहे हैं। मतलब इससे पहले क्या थे, ये फिनेंस सेक्रेटरी थे, भारत के फिनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे। कौन होता है फिनेंस सेक्रेटरी? सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आप अच्छे तरीके से जानते हो, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब जब ये पूर्व वित्त सचिव थे, अभी ये सेबी के अध्यक्ष बन गए हैं, इसका मतलब भारत के वित्त सचिव भी नए चुने होंगे, वो भी नए चुने होंगे क्योंकि वो पद रिक्त हो गया। तो उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यहां पे लिख दीजिए भारत के नए वित्त सचिव, ये है अजय सेठ, ध्यान रखना अजय सेठ, और ये बने हैं 1 अप्रैल 2025 से। और ये जो वित्त सचिव है, यदि क्रम से बात करें तो 21वें वित्त सचिव है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा कभी हुआ नहीं कि फिनेंस सेक्रेटरी चुना गया हो और वो एग्जाम में ना आया हो। तो अजय सेठ 1 अप्रैल 2025 से भारत के वित्त सचिव है। दो मिनट, ये 23 में है भाई, 21वें नहीं है, 23वें। इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, 23वें वित्त सचिव है ये।
चलें। कई नई नियुक्तियां हुई है, जैसे यहां भी आपको कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग हो सकती है, दूर कर लेते हैं इसको। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं सेबी के बारे में। शेयर मार्केट को मंजूरी देना और शेयर मार्केट पर नियंत्रण रखना, दो मुख्य रूप से काम करता है ये, ठीक है ना। सेबी का आप जानते ही हो सारी चीजें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव, ध्यान रखना ये जो प्रधान सचिव है, वैसे तो थोड़े कम चांस ही बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन बनने के, लेकिन यहां पर इनके जो प्रधान सचिव है ये दो बने हैं, दो है ये, इस कारण से थोड़ी उम्मीद बन जाती है और कुछ नहीं है। एक तो है डॉक्टर पी.के. मिश्रा, ये तो पहले ही थे, लेकिन अभी फरवरी मार्च में एक नई नियुक्ति दी गई है, वो है शक्तिकांत दास। मुझे नहीं लगता कि आपने इनका नाम नहीं सुना होगा, शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। फिर सवाल पैदा हो गया, वर्तमान गवर्नर कौन है आरबीआई के, क्योंकि ये तो अभी फरवरी मार्च में इनकी नियुक्ति होगी। बताइए, संजय मल्होत्रा। और जो राजस्थान के बच्चे हैं वो ये विशेष रूप से इसका ध्यान रखें, क्योंकि वो राजस्थान में बीकानेर जिले से संबंधित है। यहां पे लिख दीजिए स्टार डाल के, वर्तमान आरबीआई गवर्नर। संजय मल्होत्रा। एक तो ये 26वें नंबर के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान के बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें, ये बीकानेर राजस्थान से संबंधित है। ये क्लियर होगी बात सारी। आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, आप जानते हो ये मॉरिशस यात्रा पर रहे थे, गए थे ना। मैंने इसके बारे में आपको जानकारी भी दी थी, जब ये गए थे उस समय मैंने आपको ये बताया भी था। कुछ चीज़ें जो है रह गई थी, वही बात मैं करूंगा। मॉरिशस आप जानते हो हिंद महासागर में है ये, क्लियर। इनके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, द्वीपीय देश है ये, विभिन्न प्रकार के द्वीपों से ये बना हुआ है। एक तो मैं ये बात करने जा रहा हूं कि मॉरिशस यात्रा के दौरान इन्होंने एक घोषणा की थी सागर की, सागर की घोषणा की थी, ठीक है ना।
पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा सागर की घोषणा की गई थी। ये ध्यान रखना, सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। अक्रॉस रीजन वही है। आपके एग्जाम की दृष्टि से ये जो सागर है, इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। मॉरिशस हिंद महासागर में है। मॉरिशस यात्रा पर प्रधानमंत्री रहे तो इन्होंने सागर की घोषणा की। मतलब इसका संबंध हिंद महासागर के विकास और सुरक्षा में सहयोग से संबंधित है। नाम से ही देख लीजिए, सिक्योरिटीज एंड ग्रोथ। सिक्योरिटीज मतलब सुरक्षा, ग्रोथ मतलब विकास। सागर जिसमें ये रहते हैं, हिंद महासागर। तो इसमें एक छोटी सी लाइन जरूर लिख दें, यह हिंद महासागर की सुरक्षा व विकास में सहायता से संबंधित है। चले आइए, अब एक इनको यहां पर सम्मान मिला था, मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था। जैसे अपने भारत रत्न होता है ना, वैसे इनको मिला था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हें मिला था द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड बहुत लंबा नाम है, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन। बड़ा नाम है ये, लिख देना इसको, ऑफ द इंडियन ओशन। ऊपर ऊपर ये भी याद रख लोगे ना आप, ये वाला ही, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ द स्टार। मैं ये याद रखो आप, ऑर्डर ऑफ द स्टार, बस ऑर्डर ऑफ द स्टार, इतने से ही काम चल जाएगा आपका। मॉरिशस के जो राष्ट्रपति है, उनका नाम है धर्म गोखुल। इन्हें गंगाजल भेंट किया था प्रधानमंत्री जी ने। और मॉरिशस की जो राजधानी है, ये है आपकी पोर्ट लुइस। ये रिवीजन करवाया है आपको। चले आइए, चलो। अच्छा, मॉरिशस की बात आ गई
सेशल्स इसके पास में है। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। आपके लिए क्वेश्चन है, आ चुका है, अभी आया था ये मेरे हिसाब से कल परसों के एग्जाम में। चागोस द्वीप समूह किन देशों के मध्य विवादित है? ये करवाया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे कुछ भी नहीं कहने जा रहा हूँ। ये आपके एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना, अभी आया है। चागोस द्वीप समूह आपको बहुत बार कराया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी करवाया हुआ है, करंट जीके में भी आपको करवाया हुआ है, और लगभग मुझे लगता है 3-4 बार आपको किसी न किसी रूप में ये बता दिया गया है, लेकिन आज नहीं बताऊंगा। आप यहीं ये क्वेश्चन डाल दीजिए और लिख दीजिए। चलिए, हेडिंग डाल दीजिए, महत्वपूर्ण अभ्यास, एक्सरसाइज। महत्वपूर्ण अभ्यास। चलें, आइए। एक तो मैं बात करने जा रहा हूं खंजर 12। खंजर 12। खंजर 12। ये जो खंजर 12 है, ये भारत व किर्गिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और किर्गिस्तान के मध्य संयुक्त, वैसे सैन्य अभ्यास भी कर सकते हो, एक ही चीज़ है, लेकिन जो शब्द है आप उसको लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। संयुक्त बल अभ्यास। चले, किर्गिस्तान जानते हो? मैप में जाके देखना, घर पे जाके, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। ये क्या है? मध्य एशियाई देश है। आपके एग्जामिनर ने ये पूछा है कि कौन कौन से मध्य एशियाई देश है। मध्य एशियाई देश, तो एक तो किर्गिस्तान तो हो ही गया, और कौन कौन से हैं? उज्बेकिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान, और बताइए, ये बहुत सारे स्थान है, बताया जाता है आपको। कई जगह मैंने इसके बारे में बताया है आपको, वर्ल्ड ज्योग्राफी में बकायदा मैप डालकर आपको बताया जाता है। एक बार आईएएस में ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा मध्य एशियाई देश है जिसकी सीमा अफगानिस्तान को स्पर्श नहीं करती है, यह आया था। और कौन कौन से स्थान बच गए? कजाकिस्तान। ऐसे मत किया करो यार, अब इन नॉर्मल चीज़ों के बारे में ही पता नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान है क्या? नहीं है। अफगानिस्तान है क्या? नहीं है। तो और कौन कौन से बच गए? टोटल कितने हैं ये? 5 है। बताओ, जोर लगाओ दिमाग पर।
उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, गंदे गंदे नाम सारे आ गए इसके अंदर, किर्गिस्तान, ईरान के आसपास, ईरान के ऊपर है फिल्मिस्तान है, कजाकिस्तान तो हो गया। याद कीजिए, मुकुट पहनते हैं ना एक, मुकुट को क्या बोलते हैं? ताज। तो क्या बन गया? है ताजिकिस्तान। लिख दीजिए। ताजिकिस्तान। चले, होगी बात सारी। अब आइए वरुण, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। वरुण, वरुण, इसमें लिखिए भारत और फ्रांस के मध्य नौसैनिक अभ्यास। ठीक है ना, ये 2000, देखो इसके आगे आपको 2025 लिखा हुआ मिल जाएगा। 25 का मतलब क्या होता है? 2025 में हुआ है। ठीक है ना, और वैसे वरुण ही नाम है इसका। चले, अभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, तो एक यान चर्चा में है, राफेल। हमने जो राफेल लिया है वो फ्रांस से लिया है। 2 यान चल रहे हैं बढ़िया से। मैं थोड़ा सा अलग हट के बता रहा हूं आपको। राफेल और S-400, और भी होंगे लेकिन इनका नाम टॉप पर है। हमेशा क्वेश्चन लगभग यही आता है, किस देश से लिए हैं। राजस्थान SI 2018, ठीक है ना, जिसमें कई बच्चों ने घर पर बैठ के ही पेपर किया था, वो विवादित हो गया था ना पूरा। पहली रैंक, हमारी रैंक नहीं, पहली नहीं आएगी तो और किसकी आएगी, वो वाले विवादित चल रहा है वो। उसमें आया था कि राफेल किस देश से लिया गया? फ्रांस से। ये फ्रांस का है, ध्यान रखना। और S-400, ये भी आपके जब पुराने मेरे देखोगे ना लेक्चर, बताया हुआ है S-400। और जहां आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी कराई जाती है वहां भी लिखवाया हुआ है S-400। ऐसी कोई बात नहीं है भाई कोई भूल जाऊं, थोड़ी सी वो एक अलग बात है। जनरली ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले भी आ चुके हैं, अब तो आने के पूरे पूरे चांस बन गए। आइए लिखिए, बोंगो सागर। बोंगो सागर, आगे 2025 ही है। बोंगो सागर, ये भारत व बांग्लादेश के मध्य संयुक्त नौसेना अभ्यास है। ये भारत और बांग्लादेश
के मध्य संयुक्त नौसेना अभ्यास है। बताइए, बांग्लादेश में सरकार के मुखिया कौन है? हेड ऑफ गवर्नमेंट, अंतरिम प्रधानमंत्री भी आप इसको कह सकते हो। कौन है? एक नाम सुन रहे होंगे आप, मोहम्मद यूनुस। ये है, ये बार बार अखबारों में चर्चा में रहते हैं। पिछली बार एसएससी मेंस का जो पेपर हुआ था 2024 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था, किस वर्ष मिला था? तो 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। आइए, नेक्स्ट आ जाइए। कनाडा के नए पीएम, हालांकि काफ़ी पहले बन गए थे, फिर बाद में एक वोटिंग हुई थी यहाँ पर, अभी मुझे लगता है कि मई की बात है, वोटिंग हुई थी, उसमें फिर वो वापस चुन लिए गए हैं। तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ये, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान रखना। इनका नाम है मार्क कार्नी। मार्क कार्नी मेरी नज़र में मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना। क्योंकि इससे पहले क्या थे? जस्टिन ट्रूडो थे, जस्टिन ट्रूडो वो थे। जस्टिन ट्रूडो के कारण भारत और कनाडा के संबंध काफ़ी खराब हुए थे। जस्टिन ट्रूडो ने सत्ता में बने रहने के लिए वहाँ जो खालिस्तानी पार्टी है, ठीक है ना, उसका समर्थन किया था, क्योंकि जो कनाडा की संसद में खालिस्तानी पार्टी के समर्थन के कारण ही वो प्रधानमंत्री बने हुए थे। इस कारण से उन्होंने खालिस्तानी पार्टी का समर्थन किया और भारत विरोधी भावनाएं अपने मुंह से उगली, जिससे संबंध खराब हुए। क्योंकि आप जानते हो कि पंजाब में खालिस्तान का मुद्दा काफ़ी समय से चल रहा था, ठीक है ना। इंदिरा गांधी ने उसे पूरा नेस्तनाबूद कर दिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी के काल में फिर ये वापस उठने लग गया, खालिस्तानी समर्थक वापस हो गए। बीच में ये नहीं आए थे, लेकिन अब ये ज़्यादा उठने लग गया ये। खैर, जो भी है, अब ये बने हैं, अब इनके कारण भारत और कनाडा के संबंध क्या होंगे, अब ये आगे की रणनीति तय करेगी। इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप लिख दीजिए, इन्होंने जस्टिन ट्रूडो का स्थान लिया है। जस्टिन ट्रूडो का स्थान लिया है। जस्टिन ट्रूडो का स्थान लिया है। चलिए, यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखना है। ये एक तो केंद्रीय बैंकर है, हालांकि ये कोई खास बात इतनी नहीं है,
जितनी खास बात यह है कि इनकी पार्टी का क्या नाम है, ये इंपॉर्टेंट है। लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी, ये लिबरल पार्टी को भी आप टिक कर लीजिए, महत्वपूर्ण है ये। कनाडा के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो, मैप में जाके देखिए, उत्तरी अमेरिका का देश है ये। उत्तरी अमेरिकी देश है, मतलब इसके महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ऊपर ही ऊपर बनेगा। जब आप इसको गौर से देखोगे तो छोटे छोटे द्वीप आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसकी सबसे खास बात, यदि आप भौगोलिक स्थिति के रूप में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा बनाने वाला देश है। तटीय सीमा बहुत ज़्यादा है इसकी। जैसे भारत की यदि आप बात करोगे तो 7500 है ना, लगभग 7500 किलोमीटर, वैसे इसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो इसमें एक बात लिख दीजिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा बनाने वाला देश। दुनिया में सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा बनाने वाला देश। क्लियर? एक बात और लिखो, इसका 40% भाग टेंगा वनस्पति से ढका हुआ है। यह भी एक महत्वपूर्ण है। आपने कभी इस टाइप के पौधे देखे होंगे, शंकु के आकार के पौधे? ये टेंगा वनस्पति की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। लेकिन ये शंकु के आकार के बनने का कारण क्या होता है? वो होता है बर्फ के कारण। ये बर्फीला क्षेत्र है, यहाँ पर बर्फीला क्षेत्र होने के कारण जो पौधे हैं ये शंकु के आकार के हो जाते हैं, और इसे ही हम टेंगा वनस्पति के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसका जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है 40% भाग टेंगा वनस्पति से ढका हुआ है। मोटे तौर पर लगभग आप 50 ही कह सकते हो। तो अपने आप में एक बड़ी बात होती है ये। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, लिखिए, इस वनस्पति में बर्फ के कारण शंकु के आकार के वृक्ष उगते हैं। चले, आइए एक थोड़ा पीछे आना एक बार। बाद में भूल ना जाओ। ये जो मॉरिशस है, इसमें जो कुल द्वीप है 58 है। टोटल द्वीप जो है ये 58। ऑफिशियल ये है, छोटे मोटे निर्जन भी हो सकते हैं। क्लियर होगी बात सारी? चलिए आओ, अब मुझे एक बात बताइए, ये जो कनाडा है इसकी राजधानी कौन सी है? शाबाश, ओटावा। ओटावा इसकी राजधानी है, ध्यान रखें।
चलिए, हेडिंग डाल दीजिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025। चलें, आइए, सबसे पहली बात तो ये जारी कौन करता है, या आप ऐसे कह दीजिए, ये पता कौन लगाता है कि खुश कौन है ज्यादा? गणना। गणना लिख दीजिए, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा इसकी गणना की जाती है। ब्रेक में लिख दीजिए, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष। आइए, अब ये जो जारी हुई है 20 मार्च 2025 को, 20 मार्च 2025 को, ये जो 20 मार्च है इसको मनाया जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, विश्व खुशहाली दिवस। विश्व खुशहाली दिवस। क्लियर? आइए, अच्छा एक बात बताइए, यदि हम इसके स्टैंडर्ड की बात करें तो लगभग इसके 7 स्टैंडर्ड है। मतलब आधार क्या रखेंगे, किस आधार पर इसको रैंक दी जाती है किसी भी देश को, ठीक है ना? साथ के साथ याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर यदि मैं आपसे एक बात कहूं कि आपको खुशी किससे मिलती है, क्या चाहिए आपको जीवन में, बताओ। यदि मैं आपसे एक बात कहूं कि आपको मैं खूब सारा पैसा दे दूं, 5,000 करोड़, आपको दे दिए, चलो सोचिए 500 करोड़ दे दिए हैं, कल कोचिंग आओगे फिर? $500 करोड़, बताइए क्या पैसा खुशहाली का माध्यम होता है? बताइए। आइए, कोई बात नहीं,
अभी आप खुश हो क्या? अरे बताओ बेटा। नहीं है? क्यों नहीं हो खुश? कुछ भी नहीं है में महत्वपूर्ण क्या नहीं है? बेरोजगारी। बेरोजगारी का दूसरा पहलू क्या है? पैसा, इनकम। अब यदि आप नौकरी लग गए, नौकरी लगने के बाद आपकी पेमेंट आने लगी, जेब में पैसा रहने लग गया, आपकी जो इच्छाएं थी वो पूरी होने लग गई, तो अब आप क्या हो जाओगे? खुश। तो आप है ना, ये जो भावनात्मक होते हैं ना बातें, अरे पैसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा जाने दीजिए। यदि पैसा खूब है, आप मान के चलना मेरी बात को, यदि पैसा खूब है आपके पास, तो हर दुख से निपट जाओगे, हर दुख से निपट जाओगे। ध्यान रखना मेरी बात ये, यदि आपके पास खूब पैसा आ जाए, आप मान के चलना आपके दुख दर्द नहीं रहेगा। मैं ये प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं आपसे। अब भावनात्मक रूप से आप कुछ भी कह दो, सर मन की शांति होती है, मन की क्रांति होती है, जो मर्जी है वो कुछ भी कह, फीलिंग्स होती है, वो आप कुछ भी कह सकते हो। लेकिन पैसा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप खुश रह सकते हो। इसी कारण से इसका जो मानक रखा गया है, पहला मानक ही रखा गया है उस देश की जीडीपी, और इस जीडीपी का संबंध किससे है? प्रति व्यक्ति आय से, इनकम से होता है। लाइए, और चलो पैसा आ गया, हालांकि ऐसा होता नहीं है कि आपके पास पैसा आ जाए और लोग आपको माने नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लोग मानेंगे आपको, आपके आसपास ही मंडराते रहेंगे। हकीकत है, प्रैक्टिकल बात कीजिए मेरे साथ। पैसा है तो आसपास मंडराते रहेंगे। इसका मतलब आपको सोशल सपोर्ट भी है, सामाजिक समर्थन। सामाजिक समर्थन का मतलब क्या है? आप ऐसे समझिए कि लोग आपको मानते हैं, हाँ भाई है, कुछ ना कुछ है ये। आज मुकेश अंबानी है, हम मानते हैं, देश की जीडीपी, देश की अर्थव्यवस्था को संभाल रखा है, तो सब उसका समर्थन करते हैं, समझे ना? तो सामाजिक समर्थन होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपका समाज से बायकाट कर दिया गया हो, फिर पैसे का क्या मतलब? किसी के पास पैसा होगा तो किसको दिखाओगे? एक मौका यदि अपने दिखाने की भी बात करें, शो ऑफ की भी बात करें, तो किसको दिखाओगे? समाज को ही तो दिखाओगे। समाज तो आपको मानता ही नहीं है। तो दूसरा इन्होंने कहा है सामाजिक समर्थन, सोशल सपोर्ट। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, सामाजिक समर्थन। चले तीसरा, जेनेरोसिटी। ये क्या होता है? पैसा तो है आपके पास, लेकिन आप अकड़ में रहते हो, मतलब आपका रवैया उदार नहीं है। खूब पैसा दिया है ईश्वर ने आपको, आपने स्कूल खोल दिए, ठीक है, कॉलेज खोल दिए, ऐसी संस्थाएं चला दी जहां पर अनाथालय बने हुए हैं, मतलब उदारता। उदारता कितनी है? उदारता। चौथा है हेल्थ, स्वास्थ्य। खूब पैसा है, पता लगा कैंसर जैसी बीमारी लेके बैठे हैं, क्या मतलब है? कैसे खुश होगा वो? क्या चीज? नहीं जी, मैंने साथ में ला रहा हूं ना, मैं इसी तो पहले नंबर पर लिखा। हो सकता है कि पैसा नहीं होगा तो आप इसी सोच में मर जाओगे कि मेरे पास पैसा होता तो मैं इलाज करवा लेता। ले दे के बात वहां फिर भी पैसे की आ गई।
युवराज सिंह क्रिकेटर, उनके कैंसर हुआ, इलाज करा के आगे आज है। अपने आसपास देख लीजिए, कैंसर हुआ, नहीं है। तो माध्यम क्या है? पैसा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो आप है ना, इसको प्रैक्टिकली सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए। जैसे अभी आप विरोध में आगे थे, और सर अभी तो आप कह रहे थे हैं। ऐसे नहीं, वो भी कहीं ना कहीं इसका लिंक यहाँ पर बैठ जाता है। हाँ ठीक है, कोई बहुत बड़ी ऐसी लाइलाज बीमारी आ जाए, उसका देखो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जनरली अब आप देख रहे हो कि जो अनंत अंबानी है, उनके एक डिजीज़ है, आप ये तो कह ही नहीं सकते कि उनके पास कोई पैसे की कमी है, डॉक्टर की लाइन लग जाए लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, ये भी होता है। लेकिन ये कितना परसेंटेज है, फिर हमें ये देखना पड़ेगा। ये नॉर्मल परसेंटेज होते हैं। आइए हेल्थ, नेक्स्ट एक दो और लिख लीजिए। जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, मतलब आप अपना जीवन किस तरीके से जिए, ठीक है ना, इसके लिए आप कितने स्वतंत्र हो, इसके लिए आप कितने स्वतंत्र हो। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस। भ्रष्टाचार, देश में तबाही की स्थिति, ये जो भ्रष्टाचार है ये एक ऐसा है, आप सोच नहीं सकते। आप सोचिए, राजस्थान में पेपर लीक प्रकरण, इसके बीच में कड़ी क्या है? भ्रष्टाचार। अब पेपर लीक हो गया, मतलब उन्होंने पैसा वगैरह देके पेपर खरीद लिया या एक्सेट्रा जो भी उन्होंने किया, अब वो तो कर गए। लेकिन एक गरीब वर्ग का लड़का या लड़की जो पढ़ रही है, जो पैसा नहीं दे रही है, जब उसको ये पता लगता है कि यार पेपर पहले ही आ गया, और आप रात दिन एक किए हुए हो, 2-2 बजे तक जाग कर पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पता लगा पेपर ही आउट हो गया, कुछ लोगों ने पेपर खरीद ही लिया, तो अब आपके मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप कहोगे यार हम फिर क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप तो लड़ने के लिए तैयार हो, आप तो कह रहे हो आ जाओ मेरी तैयारी है, देखते हैं किसके नंबर ज्यादा आते हैं। पता लगा पेपर ही ले लिया, तो फिर आप किससे लड़ोगे? तो ये भी एक ऐसी स्थिति होती है जो जीवन में खुशहाली नहीं लाती है। कुछ है मानक, मैंने आपको बता दिया, जनरली ऐसा है नहीं बनेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। इसके माध्यम से मैंने आपको ये बताया है कि जीवन में खुश कैसे रहा जाता है। तो यहां से यदि मैं आपके लिए एक पॉइंट निकालूं तो वो यही है कि आपको बेरोजगारी से मुक्ति लेनी ही पड़ेगी, लेनी ही पड़ेगी। नहीं तो आप खुश नहीं रहोगे तो भारत का स्थान भी ऊपर नीचे डोलता रहेगा। समझे? चलिए आ जाइए। अब सबसे खुश देश कौन है? सबसे खुश देश, सबसे खुश देश ये है फिनलैंड। लगभग यही आता है, 7-8 साल से ये रहा है फिनलैंड। दूसरा है डेनमार्क, तीसरा है आइसलैंड। ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है, स्कैंडिनेवियन, यूरोप महाद्वीप से संबंधित है, ऊपर ही ऊपर है ये आर्कटिक महासागर के पास। आइसलैंड अलग ही आपको दिख जाएगा साइड में।
फिनलैंड है, फिनलैंड के पास स्वीडन है, नॉर्वे है, नीचे नीचे जाओगे नॉर्वे के नीचे की तरफ डेनमार्क है। मैप में चेक किया करें चीज़ें। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, जिसे हम बाल्टिक सागर की कुंजी बोलते हैं। इसका मतलब बाल्टिक सागर इनके आसपास है। समझे ना? ये चीज़ें मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, ओरली आपको बता दी बस। ये फिनलैंड जो है, इस पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? इस लैंग्वेज में ये क्वेश्चन बना हुआ है। फिनलैंड के संबंध में एक स्टैटिक जीके का पोर्शन आप हमेशा ध्यान रखें। इसका जो निक नेम है वो बहुत बार पूछा जाता है, 1000 झीलों का देश। 1000 झीलों का देश। और फिनलैंड की जो राजधानी है ये है हेलसिंकी। भारत के संबंध में नहीं, भारत के संबंध में नहीं, चले आइए। फिनलैंड और स्वीडन, ये अभी 1-2 वर्ष पहले यूक्रेन रूस जो युद्ध हुआ था उसमें ये चर्चा में रहे थे। इन्हें नाटो की सदस्यता मिली थी, नाटो की सदस्यता। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये नाटो का सदस्य है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बताइए, मुझे एक बात बताइए, नाटो के टोटल कितने देश है? 32, समझे ना? लेकिन ये जो है ये 31वां देश है। इसमें जो कुल देश शामिल है 32 है। इसमें 31वां जो बना था ये फिनलैंड बना था, और 32वां जो बना था ये स्वीडन बना था। ध्यान रखना। चले, क्लियर? आइए, लास्ट किसका नंबर है? ठीक है, लास्ट जो है ये 147वां है, अफगानिस्तान। यहां दुखी दुखी रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का स्थान। तो 147 देशों में भारत का जो स्थान है ये है आपका 118। इसका जो स्कोर है ये 4.3 है।
स्कोर 4.3 है। चलें, हालांकि तुलना नहीं करनी चाहिए। आप कहीं पर मुझे देशद्रोही कह दो इस कारण से, लेकिन फिर भी एक टीचर होने के नाते मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुश है, 109वां स्थान है। हालांकि तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैं कहूँगा कि पाकिस्तान हमसे ज़्यादा सुखी है, खुश रहता है, तो आप कहोगे ये देशद्रोही है, इसको पकड़ो। लेकिन ये एक हकीकत है, लिस्ट है जो आपके सामने है। क्या चीज? नहीं, जो भी है चीजें देखिए, जैसे फिनलैंड है, फिनलैंड में खुशहाली क्यों है? ठीक है, मानक है, जीडीपी ज्यादा है। देखो, जीडीपी प्रति व्यक्ति आए, भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, समझे ना, भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो भारत की जनसंख्या मान लीजिए 100 है, क्लियर, और प्रति व्यक्ति आय 100 रुपए है, तो 1-1 रुपया आया। वहीं फिनलैंड जैसे देशों में क्या है, इनकम तो 100 है, इनकम चाहे मतलब जनसंख्या चाहे 50 ही हो, लेकिन यहां पर इनकम क्या है, 100 रुपये। जनसंख्या बहुत ज्यादा, बंट जाते हैं, संसाधन बंट जाते हैं। फिर जहां पर ज्यादा लोग रहेंगे वहां पर क्या है, सोशल सपोर्ट भी बंट जाता है। आपने नहीं बंटा हुआ जातियों में, मैं क्यों जाऊं, ये तो इस जाति का चल रहा है, मैं क्यों जाऊं, ये तो इस धर्म का, हमें क्या मतलब। सामाजिक समर्थन ही तो होता है ये। उच्च जाति के लोगों के साथ यदि कोई अन्याय होता है तो सारे एक साथ आ जाते हैं, निम्न जाति के साथ जब अन्याय होता है तो अखबार में एक छोटी सी खबर के रूप में आ जाती है। तो ये आपके सामने है सारी चीजें, इसका प्रभाव पड़ता है। तो निम्न जाति वाला तो सोचता होगा ना, यार मेरे में ऐसी क्या कमी है, यार मैं क्या लेकर आया था जो मेरा बात ही नहीं हो रही, मेरा कोई समर्थन ही नहीं कर रहा। यही सोशल सपोर्ट होता है। समझ में आई जी बात सारी? तो भारत का स्थान इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। डेनमार्क वगैरह आप देखोगे तो कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। कोपेनहेगन, इसका जो निक नेम है, इसे कहा जाता है बाल्टिक सागर की कुंजी। बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है इसे। चलें, अब डेनमार्क के संबंध में एक लेटेस्ट न्यूज है कि यहां पर एक डाक वितरण सेवा चलती है, और वो जो डाक वितरण सेवा है उसके संबंध में आप कह सकते हो कि जैसे मेल बॉक्स है, ये सब हटा लिए जाएंगे। डाक वितरण सेवा 400 वर्ष पुरानी डाक वितरण सेवा इस वर्ष के अंत तक बंद हो जाएगी। तो डेनमार्क के संबंध में ये बात आप जरूर लिखें। वर्ष 2025 के अंत तक इस देश की 400 वर्ष पुरानी
डाक वितरण सेवा बंद हो जाएगी। इसको टिक कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। वर्ष 2025 के अंत तक बंद हो जाएगी। चलें, आइए। आइए लिखिए, युन शुक येओल। ये नाम सुना है? युन सुक येओल, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में कराया हुआ है। ये क्या है? दक्षिण कोरिया के निलंबित राष्ट्रपति है, मतलब इनको सस्पेंड कर दिया गया और इन पर महाभियोग चलाया गया। समझे ना? महाभियोग। जब डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी तब वो क्वेश्चन आया था। तो इनके बारे में हल्की सी जानकारी आपको रखनी है, ज्यादा नहीं है। लिख दीजिए, दक्षिण कोरिया के निलंबित राष्ट्रपति जिन पर महाभियोग प्रारंभ किया गया। ब्रेक में लिख देना, मार्शल लॉ का आदेश देने के कारण। चलिए, एक नाम लिखिए, CGF। 2 मिनट। दक्षिण कोरिया के संबंध में आप घर पे जाके इसको देखोगे। चाइना के पास है ये, इसके यहाँ चाइना की स्थिति लगती है। इसके ऊपर की तरफ जब आप देखोगे तो उत्तर कोरिया मिल जाएगा। उत्तर कोरिया के नीचे दक्षिण कोरिया है, पानी है बीच में, इधर आपका चाइना आ जाएगा। तो स्थिति देखना वहां पर जाके। आप जो सैमसंग का मोबाइल इस्तेमाल करते हो वो दक्षिण कोरिया से संबंधित है। सैमसंग कंपनी का संबंध किससे है? दक्षिण कोरिया से है। एक और है इनके ऊपर 5G को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश है ये। आप लिख सकते हो, 5G को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश। चले, आइए।
CGS, CGF, CGF, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। तो आप जानते हो कॉमनवेल्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रमंडल खेल। फेडरेशन कह सकते हो या संघ कह सकते हो, हिंदी में लिखना चाहो तो। सॉरी। इसका नाम बदल दिया गया है, नाम बदल दिया गया है, और इसका नाम बदल कर रखा गया है कॉमनवेल्थ स्पोर्ट। इसी से संबंधित क्या होते हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम। आइए, ये जो 23वें खेल होंगे, 23वें खेल जो होंगे, ये होंगे आपके जुलाई अगस्त 2026 के अंदर। जुलाई अगस्त 2026 के अंदर। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। और इसके लिए जो स्थान है वो है ग्लासगो। ये स्कॉटलैंड में पड़ता है, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। सबसे ज्यादा शराब जो बनती है वो स्कॉटलैंड में बनती है। इसी कारण से अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। स्कॉटलैंड में है ये। ब्रिटेन के तहत आता है। ब्रिटेन में 3 होते हैं ये, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। और ब्रिटेन जब उत्तरी आयरलैंड के साथ मिल जाता है, बेलफास्ट समझौते के तहत इसको मिलाया गया था, तो वो यूके बन जाता है, यूनाइटेड किंगडम। ये सब चीज़ें आपको कराई हुई है। यहाँ जो खास बात है, पैसे की कमी के कारण, फंड्स की कमी के कारण, इसमें जो कुल खेल शामिल होंगे वो 10 होंगे। 10 खेल शामिल होंगे। चलें, आइए। अब खास बात ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत किस में पदक लेके आता है ज्यादातर? हॉकी में, कुश्ती में, फ्री स्टाइल कुश्ती, हॉकी में, कुश्ती में। क्रिकेट में भी भारत आगे है। तो क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, पीवी संधू, कुश्ती, कुश्ती के आप जानते ही हो, फोगाट, ये बहुत सारे हैं। ये खेल इसके अंदर नहीं होंगे। इन खेलों को निकाल दिया गया। अब जिसमें भारत पदक लेके आता था उनमें ये खेल नहीं है, वो खेल नहीं है इसके अंदर, शामिल ही नहीं किए, फंड्स की कमी के कारण। मैं चाहूंगा कि यहां पर आप एक कुछ नाम लिख दीजिए। हॉकी, बैडमिंटन, फ्री स्टाइल कुश्ती, क्रिकेट जैसे खेल इसमें शामिल नहीं है। जैसे खेल इसके अंदर शामिल नहीं है। टेबल टेनिस भी है, बीच वॉलीबॉल भी है, लेकिन ये 2-3 नाम आप लिख दीजिए। ये नाम मैं इसलिए लिखा रहा हूं कि भारत को सबसे ज़्यादा पदकों की जो उम्मीद होती है वो इन्हीं खेलों से होती है, इस कारण से कह रहा हूं।
क्लियर? ये होंगे। चौबीसवें राष्ट्रमंडल खेल जो होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स जो होंगे, ये होंगे 2030 में। मतलब 4 वर्षों के अंतराल पर कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका जो आयोजन होगा वो इंडिया के अंदर होगा। भारत ने अपनी मेजबानी मतलब इनके सामने पेश की है, दावेदारी पेश की है, तो लगभग ऐसा ही है। ऐसी चीजें आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती है। ये मोती होते हैं बीच के जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ध्यान रखें। शायद मेरी बात समझ गए होंगे। तो करंट जीके में आज हम इतनी ही बात करेंगे। क्लियर?